अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज दो अहम खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये कहा है कि मईशत के हवाले से खुली छूट जो है वो देनी चाहिए हमें, ताकि जो है मईशत का पहिया चल सके। मेरा ख्याल शायद उनका यही मतलब होगा, लेकिन इस बारे में बात करेंगे। हमारे जो यहाँ पर तजियाकार हैं और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा भी हमारे साथ होंगी। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ के आने में दिन रह गए हैं थोड़े, और वो 2-3 दिन रह गए हैं और वो आ रहे हैं, और मियाँ साहब आके गिरफ्तारी देंगे या जलसा होगा। लेकिन इन दोनों बातों से पहले एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, खित्ते में ही नहीं दुनिया के हवाले से अहम डेवलपमेंट है, और वो ये है कि चीन के अंदर एक फोरम का इजलास जारी है और उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो काकड़ साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है। पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उनके साथ मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में जो बातें ज़ेरे बहस आई हैं उन पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। यानी उसमें जो अब तक बात सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो दिफा, खुफिया मालूमात के तबादले और दहशत गर्दी के खात्मे समेत मुख्तलिफ शोबों में रूस के साथ ताउन करना चाहता है, और वो चाहता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हम आपस में म्यूचुअली इनका कुछ सदेबाब करें। और जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने कहा कि इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सलमान गनी साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और तजिया निगार हैं। उनके साथ मौजूद हैं सईद चौधरी साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे एजाज़ सैयद साहब, उनसे भी इस सिलसिले में बात करेंगे। आगाज़ करते हैं गनी साहब, आपने सुना और जो मैंने बताया, और आपकी वैसे भी बड़ी निगाह है इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर, कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को? देखिए भट्ट साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, दरअसल ये वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस का फॉलोअप है, और मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसने इसके तसीसी इजलास में भी शिरकत की थी, और उस वक्त प्रेसिडेंट शी ने कहा था कि पाकिस्तान से हमने टेक ऑफ करना है। देखिए चीन हमेशा हर महाज पे पाकिस्तान के साथ रहा है, कोई भी तजारत हो, सनत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। लेकिन जो आपने मुलाकात का जिक्र किया है वो है रशियन प्रेसिडेंट से, पुतिन साहब से। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि हम लोग ना कुछ कम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। पाकिस्तान का इनिशिएटिव था आज से कुछ चंद साल पहले, पाकिस्तान का खारजा ऑफिस ये कहता नज़र आता था कि अफ़गानिस्तान समेत इस खिते के इश्यूज़ जो हैं इस खिते में हल होने चाहिए। और एक चीनी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दूर के रिश्तेदार से करीब का हमसाया बेहतर है, वो वक्त पे काम आता है। और अगर चीन आपसे ये बात कह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस सारी सूरत हाल के तनाज़र में सी पैक जो ना, सी पैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस सी पैक देखिए, जब हम ये कहते हैं कि जी एटमी धमाके करने के बाद हम दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच गए, तो ये सी पैक था। अगर इसकी स्पिरिट के मुताबिक हम काम कर रहे होते तो हम मुआशी हवाले से भी खुद निसारी की मंजिल पर पहुंच सकते थे। लेकिन 2017 में जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये दरअसल ये तो वैसे 2014 में शुरू हो गया था, आपको याद होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ 2017 में जब गवर्नमेंट के खिलाफ, जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हुआ था, मैं उस वक्त कहता था कि ये सी पैक और IMF की लड़ाई है। और उसका सबूत किसने दिया? जो नई गवर्नमेंट आई खान साहब की, उसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि 1 साल के लिए इसे मुअत्तल कर दें, और इसके अंदर बड़ी करप्शन हुई है, इसकी ये तहकीकात करेंगे। ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बलोचिस्तान जैसे सेंसिटिव सूबे में खड़े होकर कहा। फिर उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई, सी पैक अथॉरिटी, और मैं समझता हूँ उन्हीं के दौर में उस सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि उसमें कोई किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी और करप्शन नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये विज़िट निगरान प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, मईशत के हवाले से, तजारत के हवाले से, और इस इलाकाई इश्यूज़ के हवाले से। और अगर चीन रशियन प्रेसिडेंट आपको ये चीज़ें ऑफ़र कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। जो बात मैंने उनकी पढ़ी है, उन्होंने कहा कि तजारत के हवाले से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चला जाए। भाई हमारा तो मसला ही इस वक्त मईशत है। अगर बड़े मुल्क आपके साथ मुआशी सूरत हाल के हवाले से तावन करना चाहते हैं तो ये एक नेक फाल है पाकिस्तान की मईशत पे। सैयद साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, इसमें ये वही एक तो उन्होंने बात की है, दूसरा वो अथॉरिटी एक बनाई थी इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए। जी, ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया जी, ठीक। अथॉरिटी काम रही। अच्छा, उस अथॉरिटी ने क्या करना था, यानी 3 साल जो बेड़ा गर्क किया है इन्होंने, वो मेरा ख्याल अगर वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ कहा है ना कि 25 अरब रुपए के 25 अरब डॉलर के 50 मनसूबे मुकम्मल हो गए। जी जी। अगर ये 3.5 साल की रुकावट ना होती बीच में,
तो ये 46 अरब के जो मंसूबे थे वो मुकम्मल 40 अरब डॉलर की 86 अरब डॉलर। फिर मैं रुपया कह रहा हूँ मैं रुपया जी फंसाया है, फंसता नहीं है ना। हाँ। लेकिन ये जो अब आप देख रहे हैं गनी साहब के जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने वहाँ पर मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान के, वैसे तो कहा जाता है कि निगरान वज़ीर आज़म है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो मुलाकात है ये बहुत अहमियत की हामिल है। और उसके नतीजे में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या फ़ायदे हासिल कर सकता है? हमारी देख, याद रखिएगा, हमें दो बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त। एक तो हमारी मैशत है और उससे दहशतगर्दी जो यहाँ पर एक दफ़ा फिर सर उठा रही है, उसके हवाले से बातें हुई हैं। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक चांस है? देखें बट साहब, प्राइम मिनिस्टर निगरान हो या इलेक्टेड हो, जब भी चीन जाता है ना तो आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या आपके मिनिस्टर्स, उनकी बहुत ज़बरदस्त पजीराई होती है। और वो जो कहा जाता है ना, दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में मुश्किल में आपके काम है, साथ खड़ा हो। चीन इस सारे खित्ते के अंदर, देखें चीन वो मुल्क है जो आपकी कश्मीर पे रेजोल्यूशन पे भी आपके साथ खड़ा है। और मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले जब मैं चीन गया था तो उस वक्त के मिनिस्टर के साथ कश्मीर की बात हुई तो उस वक्त के चीन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान जहां खड़ा होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। आपने जो सदर पुतिन की बात कर रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि अगर रशिया भी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के अंदर तजारत के हवाले से, दफाई तल्लुकात के हवाले से, इस खत्े के फ़ैसले अगर इस खत्े में होने शुरू हो जाएं, मैं समझता हूँ कि माशी हवाले से, बामी तजारत के हवाले से और ख़ास तौर पे इस खत्े के अवाम की वेलफेयर के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। रशियन प्रेसिडेंट के साथ जो मुलाकात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उसको सारी दुनिया देख रही है, ठीक है? और सारी दुनिया से मुराद आप समझते हैं क्या है? और पुतिन वेस्ट बड़े है, बल्कि गौर मैं से इसमें पुतिन थोड़ी बड़े सी गौर से, बड़े गौर से चौधरी साहब, वो इसमें जो तस्वीर इम्पोर्टेंट जाएगी। बात है, रशियन प्रेसिडेंट को आज आपका आलम इस्लाम भी देख रहा है। हाँ, ठीक है। फ़लस्तीन के हवाले से सलामती कौंसिल में रेजोल्यूशन रशिया लेके गया है। और देखें, बात यह कि एक वक्त था कि रशिया का झुकाव इंडिया की तरफ था। अगर आज इसका मतलब इस खत्ते में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको रोकूंगा, सॉरी। एजाज सैयद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम भट्ट साहब। सर, ये बात हो रही थी, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? खास तौर पर ये ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक नया तनाज़ा जो है वो जन्म ले चुका है और दुनिया चाह तो ये रही है, सारे कह रहे हैं कि उस तनाज़े को किसी तरह से ख़त्म किया जाए। मैं फ़लस्तीन और इसराइल के जो मामलात हैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात है, इसको दुनिया किस तरह से देखेगी और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, इस हवाले से ज़रा प्लीज़ बताइएगा। गौर भाई बहुत शुक्रिया। गौर भाई, बात यह है कि इस वक्त आपको पता है कि गजा में फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और जुल्म हो रहा है सर। उस सारे मामले में आपको पता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो कुछ भी नहीं कर सकी। अमली तौर पर जो गजा के साथ अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, आलमी पावर कोई सपोर्ट कर रही है, तो वो रशिया है। आपको पता है कि वेस्ट पूरा अमेरिका वो एक तरफ खड़ा हो चुका है। उसने खुलकर ऐलान किया है कि 7 अक्टूबर का जो वाकया था उसमें हमास को कंडेम भी किया है और बाद के जो वाकयात हैं जो जवाबी तौर पे हुए इसराइल की तरफ से, उसमें भी जो मगरब है वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो इस सारे अमल में जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन का आप स्टेटमेंट देख लीजिए। 7 अक्टूबर के वाकये के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमें कंसर्न है, लेकिन अमली तौर पर पुतिन जो है वो हमास का भी साथ दे रहे हैं, फलस्तीनियों का भी साथ दे रहे हैं और ईरान का भी साथ दे रहे हैं। एक तो पॉलिटिक्स, आलमी पॉलिटिक्स है जिसमें अमेरिका और अमेरिका के मुखालिफ जो रशिया है वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। दूसरी तरफ अरब दुनिया की अलग से पॉलिटिक्स है और फलस्तीन के इर्द गिर्द जो आबाद जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी अलग से पॉलिटिक्स है। तो इस वक्त इस सारे तनाजर में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मिलना रशिया के प्रेसिडेंट को, ये बड़ा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। आपको पता है कि
पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की जो किस्तें हैं उनमें भी एक नेगोशिएशन जो बैकडोर होती रही है, या अमेरिका की तरफ से जिस बात का पर नाराजगी का इजहार किया जाता रहा है, यूरोपियन यूनियन ने इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि पाकिस्तान जो है रशिया से मुलाकातें करता है, और वो जो मुलाकातें थी वो निचले लेवल पर थी। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की थी जब जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, वो एक अलग उसका तनाज़र था। लेकिन अब ये जो आलमी तनाज़ा है, जो बर्निंग तनाज़ा है, उसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का रशियन प्रेसिडेंट के साथ मिलना, ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें बड़ा अहम है। बहुत सारी आईब्रोज हैं वो खड़ी होंगी और यकीनन खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें अगर पाकिस्तान जो है वो खुल के रशिया का साथ देता है या रशिया के साथ अपने जो माशी मफादात भी हासिल करता है, तो उसको भी मगरब जो है वो शक की नज़र से देखेगा। शाह जी, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने ये बात प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात में की है कि दहशतगर्दी के खात्मे समेत खुफिया मालूमात के तबादले और दिफा के हवाले से भी रशिया के साथ हम ताल्लुकात रखने में के ख्वाहिशमंद हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी जो हैं वो लोगों की नज़रें हैं, तो इस बात के बाद तो चीज़ें ज़्यादा लोग, यानी लोगों से मुराद आप जानते हैं वेस्ट और अमेरिका ही है, वो थोड़ा सा मज़ीद हमारी तरफ कोई यानी कुरीपा के देखेगा मज़ीद। गौर भाई, बात यह है कि पूरी दुनिया के ममालिक अपने ताल्लुकात, अपनी मफादात और अपनी तरजीहात की बुनियाद पर रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो अपनी मफादात को नहीं देखता रहा। हम जो निगरान हुकूमत है उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन टू बी फेयर जो दुरुस्त बात ये है इस पर्टिकुलर वाक़े में कि आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने जिस तरीके से रशियन प्रेसिडेंट से बात की है और जिस तरीके से बराबरी के लेवल पर जिस तरह दो कौमें आपस में बात करती हैं, उसी लेवल पर जाके उन्होंने बात की है। इस बात करने के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। मुझे यकीन है कि ये प्रोज एंड कॉन्स ये फॉरेन ऑफिस लेवल पे और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी सतह पर ये पहले ही कैलकुलेट किए गए थे और ये पूरे होमवर्क के बाद ये मीटिंग हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दौरे पर रवाना नहीं हुए थे चीन के, आपको पता है ये बिल्ट रोड फोरम है, बिल्ट एंड रोड फोरम है जिसमें शिरकत के लिए वहां पर गए हैं। तो अभी वो पाकिस्तान में थे, तो उस वक्त ही फॉरेन ऑफिस से ये हमें मालूमात मिल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो जो साइड लाइंस पे बिल्ट एंड रोड फोरम की साइड लाइंस पे रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात करेगा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करेंगे और दीगर ममालिक के जो रहनुमाओं उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन सबसे अहम मुलाकात ये वाली थी क्योंकि इसका जो आलमी तनाज़ा है मौजूदा उसमें बड़ा अहम मुलाकात है उसके तनाज़र में। तो ये मुलाकात अगर तय की गई थी और यकीनी तौर पर ये तय की गई थी तो प्रोज एंड कॉन्स को कैलकुलेट करके तय की गई है और मुझे ट्रस्ट है पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पे, फॉरेन ऑफिस के ऊपर और फॉरेन ऑफिस के साथ आपको पता है कि दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी उनकी भी एक इनपुट होती है। तो आई ट्रस्ट कि इस लेवल की जो मीटिंग है उसके पीछे प्रॉपर होमवर्क किया गया है और उसी के बाद ये मुलाकात हुई है और इसमें इस बात को भी मलूज़े खातर रखा गया है कि इस मुलाकात का मुमकिन रद्द अमल मगरब की तरफ से या अमेरिका की तरफ से क्या आ सकता है। शाह जी, आप जरा एक मिनट हमारे साथ रहिएगा। सही चोई साहब इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं। जी शाह जी, चोई साहब। ये वही कि जो साइड लाइन पे मुलाकातें होती हैं वो बाद में वही फिर माहदे की शक्ल इख्तियार करती हैं। शुरू में यहीं से होता है काम। वो जो हमारी स्टील मिल वाला मामला है वो भी ऐसे ही शुरू हुआ था, सफीर के साथ बात हुई। ये बात बड़ी अहम की है अपना एजाज सैयद साहब ने। उन्होंने कहा कि पहले से सारा जो है वो कैलकुलेट किया गया था कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, और ये मुलाकात जो है बाकायदा एक पूरा हिसाब लगा कर की गई है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपनी जो इंडिपेंडेंस है उस पर कोई समझौता नहीं किया। वो जो तजारत की बात की जा रही है, तजारत तो फिर वही है कि अगर करेंसी कौन सी होगी उस पर अगर फैसला हो जाता है
कि करेंसी, मुकामी करेंसी में अगर हो सके तजारत, तो फिर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो फ़लस्तीन वाली बात की जा रही है, इसराइल सीधा सीधा जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। वो हॉस्पिटल पे उन्होंने जो बमबारी की है, 500 से 800 बंदा जो है वो वहाँ जाँ बहक हो गया है। फिर आबादियों पे हमला किया जा रहा है। 3,000 से ज्यादा बंदा शहीद हो चुका हुआ है। नहीं, वो मैं सिर्फ मैं सिर्फ हॉस्पिटल की, हाँ, मैं सिर्फ हॉस्पिटल जी, की ठीक है, बात कर रहा हूँ। रात वाकया हुआ। और वो मसीही जो एक अदारा है उसका कायम किया हुआ हॉस्पिटल है। वैसे फ़लस्तीन में वैसे तो ये मसीही बरादरी भी जो है वो मिलके, जो फ़लस्तीनी हैं वो इसराइल के खिलाफ लड़ते रहे हैं। वो लैला खालिद बड़ी मशहूर थी, सबसे पहले फ़लस्तीनी बच्ची जो फ़लस्तीनी बच्ची थी, वो असल में तो क्रिश्चियन थी। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। एक्चुअली ये इंसानियत की जंग है वहां पर जो लड़ी जा रही है। मतलब इसमें एक चीज जो आपने दो दफा एक क्वेश्चन आपने छोटी सी चीज, माफी चाहता हूँ मैं इसमें ऐड कर दूं। ये देखें, अभी आपने बात की कि रशिया आपने की कि पहले रशिया उधर होता था भारत की तरफ, फिर उसका झुकाव इधर हो गया और ये अमेरिका की तरफ चला गया। जो भारत है पहले ये फ़लस्तीनियों के साथ होता था, जरा ज़हन में लाइएगा। अच्छा, उसकी एक वजह थी। अब क्यों इसराइल की तरफ चला गया है, इसकी भी एक वजह है। इसको इमदाद चाहिए थी अरब ममालिक की कश्मीर के इशू पर। जो फ़लस्तीन के साथ जुड़े हुए ममालिक थे, शाम, उर्दन, लबनान, मिस्र, उनके साथ इसने हमेशा तल्लुकात बना के रखे। यूं ही कश्मीर का मसला, कश्मीर को हड़प किया इसने पिछले दौरे हुकूमत में, जो पीटीआई की हुकूमत की। उसके बाद मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत नहीं रही अरबों की उस हमायत की। यासिर अरफात तक जो है वो उस तरह हमारी हिमायत नहीं करते थे जैसे हम उनकी करते थे। ठीक ठीक। मिस्र कभी हमारे साथ नहीं होता था इस इशू पे। वो जो आपने कहा ना दहशतगर्दी के सदेबाब में, देखें हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबू करके दिखाया था। दुनिया ने हमें फ्रंटलाइन कंट्री बनाया, और जिसने हमें फ्रंटलाइन कंट्री बनाया, हमने तो शहादतों की एक तारीख रकम की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, जाता हुआ अपना वजन वो इंडिया के साथ डाल गया, लेकिन उसे अफगानिस्तान में पत्थर चाट के जाना पड़ा। अब इस खित्ते की सियासत हो रही है। ये जो बात है ना, अफगानिस्तान में पत्थर चाट के जाना पड़ा, वो तो चला गया ना, हम तो उसके छोड़े पत्थर को चाट तो हम रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात थोड़ी सी आगे चलने दें। बात ये कि वो चला गया ना, ये जो अब दहशतगर्दी क्यों हो रही है मैं वो बताना चाहता हूँ। ये दहशतगर्दी इसलिए हो रही है कि वहाँ पर अफगानिस्तान ने एक नेटवर्क बनाया था, वो NDS का और राह का नेटवर्क था, वो पाकिस्तान समेत इस सारे खित्ते में दहशतगर्दी करवाता था। अब क्यों हो रही है? अब इसलिए हो रही है कि ये जो CPEC की जब आप बात करते हैं ना, जब आप चीन से मुरासब की बात करते हैं, जब आप उन्हें पता है कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक ऐसी जगह पे बैठा है कि पाकिस्तान अगर माशी हवाले से मौसर होता है, मजबूत होता है, तो वो जो बड़ा मुल्क है ना उसकी अहमियत कम होगी। ये दहशतगर्दी के कनेक्शन सारे वो हैं। अलबत्ता वो जो तालिबान इंतजामिया बनी है ना, उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ी कुर्बानी दी है। पाकिस्तान का एक स्टांस था, आपको याद है? इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ इजाज सैयद साहब एक दफा फिर लाइन पर आ चुके हैं। आप शाह जी लगता है ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए आपका लाइन बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। शाह साहब तो कई सालों से ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के आने में अब कुछ दिन रह गए हैं सिर्फ, और आपको लगता है कि मियां साहब आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे या जेल जाएंगे? कैसा देखते हैं आप सारे मामले को? आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ आएंगे या नहीं, मेरे ख्याल में ये मुझे इस बात पे कोई इबाम अभी तक नहीं है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जमानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। आपको पता है कि उनकी आमद के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हमें पता है कि वो एक खुसूसी जहाज पर दुबई से आएंगे, इस्लामाबाद इमिग्रेशन करवाएंगे और फिर लाहौर जाएंगे। ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि वो ना आए। एक बात ये है कि जो जिसे कहते हैं ना अनसर्टेनिटी उस वक्त तक रहेगी, और अनसर्टेनिटी उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ जाते। मुझे इस बात पे डाउट नहीं रहा कि वो नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पाकिस्तान का एक पूरा बैकग्राउंड है।
अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती रही है पाकिस्तान की तारीख में। तो उस तारीख को मद्देनजर रखते हुए आपको पता है कि बाद चीजें होती होती रह जाती हैं, लेकिन यहाँ पर होते होते रह जाने में कोई कुछ खुदा को मंजूर हो तो तब है, वैसे तमाम जो ग्राउंड की प्लानिंग है वो सारी मौजूद है। जी बड़ी मेहरबानी। आप अपना सफ़र जो है वो जारी रखिए। मैं आपसे, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे मियां साहब की आमद के देखें, बारे आप में? थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि 2018 में जब वो आए थे तो सबको पता था, आपको भी पता था, मुझे भी पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था कि वो आएंगे अपनी बेटी के साथ और वो जेल चले जाएंगे। देखिए, हम सियासतदानों को प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते। सियासतदानों पे आप मुकदमात कायम करते हैं ना, वो आके सरेंडर करते हैं कोर्ट्स के सामने। डिक्टेटर पे आप कितना भी लोड डालते हैं, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को किसी ने ज़बरदस्ती नहीं भिजवाया था। ये चोई साहब बैठे हैं, ये सारे कोर्ट्स के मामला जानते हैं। कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी थी, ECL से नाम उस वक्त की कैबिनेट ने निकाला था और वो चले गए। और अब जब वो आ रहे हैं, वो फिर सरेंडर कर रहे हैं कोर्ट के सामने। देखें, बात ये कि मैं समझता हूँ, देखिए, उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, ये कानूनी तकाजा है, उसके मैं बगैर आगे बात बढ़ ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ी बात है। देखें, बात मैं आपसे पूछता हूँ कि जनरल मुशर्रफ ने सरेंडर किया था? कोर्ट ने बुलाया था ना उन्हें? रास्ते में से कहाँ गायब हो गए? हमें तारीख बतानी चाहिए लोगों को। देखें, हम यहाँ पर भी मियां नवाज शरीफ को कोर्ट ने कई बार बुलाया सर। मैं आपको इसलिए बता नहीं रहा आ हूं, सके। आपको नहीं, अच्छा ये भी सुन लें, ये भी चोई साहब बैठे हैं, ये से एक चीज तय हुई थी कि 4 हफ्तों के लिए उनकी जमानत हुई थी, और अगर वो इसमें ताखीर करेंगे तो वो प्रॉपर मेडिकल अपनी रिपोर्ट्स भिजवाएंगे, और वो मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी आखिरी भी जमा है। और एक बात और, जो उस वक्त की हुकूमत थी, जो सबसे ज्यादा बोर्ड इल्जाम ठहराती है, उन्होंने फिर परसू क्यों नहीं किया कोर्ट के अंदर? एक दफा उनका वकील गया और जाके उसने टाइम ले लिया। क्या वजह थी? किससे डर रहे थे? तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासी हकीकत है, सियासतदानों को आना चाहिए, अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए। माजी के अंदर वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके दौर में पाकिस्तान उन मसाइल का ये सूरत हाल नहीं थी। उनके दौर में लोगों को रिलीफ मिलती थी, रिलीफ का बंदोबस्त करना चाहिए। अगर जमहूरियत चलानी है तो जमहूर की हालत पे तो जो भी हुक्मरान है सलमान गनी साहब, उसको पाकिस्तान के अवाम या जिस मुल्क का भी जो भी कोई हुक्मरान है, उसको अपने मुल्क के अवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करना ही चाहिए। यही उस मुल्क के मुफाद में होता है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट, 5 साल तक सारे हुकूमत में रहे, कितनी रिलीफ मिली? मैं एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं करते, जो हुक्मरान नहीं करते, उनको अच्छा हुक्मरान तस्वर नहीं किया जाता। अगर आज आप मियां नवाज शरीफ की हमायत कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, की कार्रवाई पूछें इनसे। नहीं, मैं बात कंप्लीट कर लूं। मैं कह रहा हूं कि जब आप लोग या अदरवाइज अवाम जो है वो मियां नवाज शरीफ की आमद के मुंतजर हैं, तो वो इसीलिए उनको याद कर रहे हैं ना मियां साहब को, क्योंकि मियां साहब ने डिलीवर किया हुआ है। अदरवाइज मियां साहब से कोई खास लगाव चंद एक लोगों को हो सकता है, लेकिन यह है कि जो लगाव है लोगों का, वो इसलिए है कि मियां साहब उनके नजदीक बेहतर डिलीवर करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी चोई साहब। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि उनके दौर में तीनों अदवार में जो मसाइल हैं वो कम हो गए हैं। और जहाँ तक कोर्ट की बात है, ये सलमान गनी साहब ने फरमाया है कि जनाब ये क्यों नहीं गए, बड़ी दिलचस्प बात है। ये बाहर कितना रौला पाते सी, अंदर नहीं कोई पिटीशन ले गया कि जनाब ये तो वादा करके गए हुए 4 हफ्ते का, तो अब वापस नहीं आ रहे। उसमें जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि 4 हफ्ते के लिए आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन वापसी कब होगी? जब आपको डॉक्टर इजाज़त देगा पाकिस्तान वापस आने के लिए, सफ़र करने के लिए, और फिर वक्तन फ़क्तन आप मेडिकल रिपोर्ट जो हैं वो जमा कराते रहेंगे। अगर हुकूमत को या किसी को शक है, हुकूमत जो भी उस वक्त हुकूमत थी, अगर उसको शक है कि मियाँ साहब जाली सर्टिफिकेट बना के भेज रहे हैं, तो इनका नुमाइंदा हमारे हाई कमीशन के ज़रिए उनके फिजिशियन से मिले, जाके मालिज से मिले, वहाँ से रिपोर्ट ले कि जनाब ये तो झूठ बोल रहे हैं, फिर आके अदालत को बता दें। एक दफ़ा भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। चोई साहब ये फरमा रहे हैं, चोई साहब का कहना यह है कि मियां साहब की जो अदालत के सामने सरेंडर करने की बात है, जाहिर है वो तो एक लीगल प्रोसेस है, उसको तो फॉलो किया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी मियां साहब जितना लंदन में रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, सियासी मुखालफिन कहते हैं कि वो सियासत कर रहे थे, यानी उन्होंने फरार हासिल किया हुआ था, लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो वो अदालत की इजाज़त से और कैबिनेट की इजाज़त से बाहर गए थे, और उनका वो जो बाहर स्टे है
है वो सारे का सारा लीगल है। और वैसे ये बात जो सबने की नहीं, लेकिन मुझे लगता ये है कि उनका ये कहने का मतलब ये है कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनका जितना भी बाहर का स्टे है उसको अदालत भी लीगल तस्लीम करके उनको कोई जमानत वगैरह दे देगी। अब देगी नहीं देगी ये अदालत ने देना है। आपने कहने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, लेकिन जैसे मैं देखो ना गल नूं समझ ना मैं किस गल नूं मैं जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जी जी जस्टिस अली बाकर नजफी और सरदार अहमद नईम साहब का मुश्तमल डिवीजन बेंच का, उसकी एक भी वायलेशन मियां साहब ने नहीं की। नहीं की। अगर साहब की है ने- तो हुकूमत क्यों नहीं गई? मियां साहब ये ने एक एक सवाल भी है। वायलेशन नहीं की, ये जो सबका कहना है। इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त टाइम हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद आएंगे जो सबसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। टेक अ ब्रेक। बदलती दुनिया में बाहमी एतमाद के अलम बरदार पाकिस्तान और चीन, आलमी व इलाकाई मसाइल और दुख सुख की घड़ी में साथ साथ सकाफती व सफारती तल्लुकात से मुआशी व तज़वीराती इत्तेहाद तक पुरअज़्म क़यादत के मुश्तरका अहदाफ, दो तरफा ताल्लुकात का नया बाब। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सईद साहब से, जो बता रहे थे कि लीगल पोजीशन क्या है मियां नवाज शरीफ साहब के बाहर स्टे करने की, और अब वापस आएंगे तो क्या हो सकता है। चौधरी साहब से मजीद बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले इस वक्त मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक MPA अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़मा बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब। अज़मा बुखारी साहब, आपके हमें ज्वाइन करने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब की जो आमद है उस हवाले से बात हो रही थी कि मियां साहब वापस आ रहे हैं और अब 2-3 दिन रह गए हैं। आपके ख्याल में मियां साहब वापस आएंगे तो जलसे से खिताब करेंगे या गिरफ्तारी होगी? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके प्रोग्राम का कि जिसके थ्रू मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मियां साहब की हिफाजती जमानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो है वो जमा करा दी गई है, और उस दरखास्त में बाकायदा बताया गया है कि मियां साहब सबसे पहले कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। वो इस्लामाबाद जो है वो कोर्ट के सामने हाजिर होंगे, वहां पर जो है वो अपने आप को सरेंडर करेंगे, और उसके बाद अगर परवरदिगार को मंजूर हुआ और कानून के मुताबिक जो है अगर कार्रवाई हुई जो उनका हक है कि उनको हिफाजती जमानत दी जाए, तो उसके बाद जो है वो लाहौर आएंगे और लाहौर से आकर जलसे से खिताब करेंगे। अज़मा बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त मियां साहब की आमद के हवाले से कोई माहौल उस तरह से लाहौर शहर के अंदर, मैं अगर बात करूं, मैं अब ये जब मैं लाहौर शहर कह रहा हूं तो ये ज़हन में रखिएगा कि मैं एक लाहौरिया हूं और मैं लाहौर को समझता हूं, तो लाहौर शहर के अंदर वो एक चीज़ उस तरह से दिखाई नहीं दे रही जिस तरह से कि होना चाहिए था, जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी। क्या वजह है? देखिए भट्ट साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन का एहतराम है मुझे बहुत, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये ऑब्जर्वेशन आपकी दुरुस्त नहीं है। इस वक्त पूरे पंजाब में, और अगर सिर्फ लाहौर की भी बात करूं, तो लाहौर के अंदर जो जितनी ब्रांडिंग के हवाले से जो काम हो रहा है, हर छोटे बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, हर शख्स जो है वो अपनी उसमें मसरूफ है, और खाली मीनारे पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिन से मेला लगा हुआ है, और वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो विजिट करते हैं, और वहां पर जो है वो अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर जो है वो D-Day है, और उस दिन मैं समझती हूँ कि कैमरे की आंखें भी और आप सब भी वहाँ इंशाल्लाह मौजूद होंगे। मैं आप सबको दावत देती हूँ कि वो जरूर तशरीफ लाइए, बिकॉज एक
तारीख साज दिन होगा और एक तारीख साज तकरीर होने जा रही है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस पाकिस्तान को जो क्राइसिस हैं, जो मसाइल हैं, उससे निकालने की जो एक सीनियर सियासतदान की, जो एक कौम के रहनुमा की, जो 3 दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का जो एक फर्ज है, वो उसको पूरा करते हुए पाकिस्तान को आगे ले जाने के रोड मैप को जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो उस दिन आप इस बात को बेहतर तौर पर जो है बता आपकी आपके हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने से पहले इस बात पर हम तीनों में ये इत्तेफाक मौजूद था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट ने ख़ासतौर पे 2013 वाली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिलीवर किया और उसकी वजह से लोग मुंतज़र हैं कि मियां साहब आएँ और पाकिस्तान की जो मीशत के हालात हैं उनको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जाहिर है कोई फार्मूला होगा उनके पास, वो फार्मूला क्या है वो तो जाहिर है हमें नहीं मालूम। और वो सुना मैंने ये है कि वो 9 बजे 21 तारीख को रात 9 बजे बताएंगे कि वो फार्मूला क्या है। लेकिन इस वक्त जो उनकी साहबजादी हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने कल एक इजलास से खिताब किया जो FPCCI का, और उसकी जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो फार्मूला बताया है या जो उनके ख्याल में बात वहाँ से निकली है, उनके ख्याल के मुताबिक ये है कि 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें और किसी से ना पूछें कि पैसा कहाँ से आया है। ये फार्मूला है आपके ख्याल में कि किसी को ना पूछा जाए कि पैसे कहाँ से आए हैं, सबको खुला छोड़ दें? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बच्चा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि प्रॉब्लम ये होता है कि एक सियासतदान बात करते हुए वो एक पॉइंट को मेक कर रहा होता है और पॉइंट को मेक करते हुए उसकी पहली 2 लाइनें या आखिरी 2 लाइनें या उसको जो है वो अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट बना लें तो वो नामुनासिब है। मेरी गुजारिश ये है कि उनका कहने का मकसद सरमायाकारी को फरोग देने की बात थी। उनका ये था कि बिजनेस जो है उसको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि लोग जो आपको पता है कि बड़ी तादाद में लोग के दौर में मुल्क से बाहर चले गए थे, इंडस्ट्रीज जो है वो बांग्लादेश और बाकी मुल्कों में शिफ्ट हो गई थी और हमें जो है वो उसको वापस लाने की जरूरत है। और ये एमनेस्टीज जो है ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा होती रही हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझती कि उन्होंने किसी एमनेस्टी का ऐलान तो नहीं किया, ना उनके पास ये जो है वो मैं समझती हूँ कि भी उन्होंने कोई ऐसी बात की है। लेकिन जब हुकूमत बैठेगी, जब अल्लाह पाक ये अगर मौका देंगे तो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जो भी तमाम तर तरीकाकार इख्तियार किए जा सकते हैं, जिसके अंदर एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर सरमायाकारी के लिए, सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना, उनको फैसिलिटेट करना और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज IMF के सर के ऊपर और जो है वो इधर उधर से मांग तांग के आप कब तक गुजारा कर सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है और यकीनन वो लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब उसका 21 अक्टूबर को तो मैं नहीं समझती कि पता नहीं उसकी इतनी माइन्यूटली उस पर जा पाएंगे, नहीं बता उस पर खदो खाल जो है वो जरूर बता देंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना, जो जिनका कोई कसूर नहीं था 2017 के साजिश में पाकिस्तान की अवाम शामिल नहीं थी, उनका कोई कसूर नहीं है जो कुछ उन्होंने भुगता है, तो उनको रिलीफ देना मुस्लिम लीग नून की पहली जो है वो प्रायोरिटी होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि आप जाहिर है कि उस कोर टीम का हिस्सा हैं जो मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ होती हैं, आपने भी कोई तजावीज़ दी होंगी पाकिस्तान के आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से? क्या कंसीडर किया जा रहा है, किस तरह से कोई ऐसा नया नारा देने की तरफ आप जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आए? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उस महंगाई की वजह से लोगों के अपने एक मसाइल हैं और बहुत सीरियस मसाइल हैं, तो लोग बातें भी करते हैं कि अब नया आप लोग क्या कर लेंगे ऐसा जो मियां शहबाज शरीफ साहब 16 माह की गवर्नमेंट में नहीं कर सके? नहीं, देखिए 16 माह की हुकूमत आप अकेला जो है ना वो उसको एलिनेशन में नहीं देख सकते। 16 महीने की हुकूमत के पीछे 3.5 साल का एक बैगेज था, फिर 16 महीने की हुकूमत में धरने थे, उसमें फसाद था, उसमें एहतजाज थे, उसमें लॉन्ग मार्च थे, उसमें मार दो पकड़ लो और जला दो, श्रीलंका बना दो, IMF का प्रोग्राम रुकवा दो, उनको लेटर लिखो, ये सब कुछ था उस 16 महीने की हुकूमत में। लेकिन उसमें यह भी कहा जाता रहा कि जी पाकिस्तान पेरिस क्लब जाएगा, ये अदायगियां नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की 16 महीने की हुकूमत ने 2 दफा जो है वो उन बैरूनी कर्जे जो है उनकी अदायगियां की हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं लिए थे। जो पिछली हुकूमत अंडे कट्टे मुर्गियों के जरिए जो मैशत बेहतर कर रही थी, उन्हें अल्लाह जाने उसने जो पाकिस्तान की बाकी हुकूमतों की जो है वो कर्जे एक तरफ और उसका बराबर का कर्जा एक तरफ 24,000 जो है वो अरब का कर्जा था बाकी सालों में,
तो मौसूफ जो है उन्होंने उसमें जो है वो 100% इजाफा कर दिया। वो कर्जे कहाँ लगे, वो कहाँ गए, ये तो मतलब अब जाहिर है वक्त और हालात के मुताबिक पता चलेगा, और चल भी रहा है बहुत सारी चीजों पे। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आम आदमी की रिलीफ के लिए हमने कोई झूठे दावे ना कभी किए हैं, ना करेंगे। हमने 50 लाख घर कह कर जो है वो लंगर खाने और पनाहगाहें नहीं बनाई थी। अब भी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना, उनको इस महंगाई के क्राइसिस से निकालना। और अब ये भी मैं बताऊं, ये बड़ी अजीब बात है कि निगरान हुकूमत के अंदर जब बिजली ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही थी तो गाली हमें पड़ रही थी कि जी ये देखें ना, ये कंटिन्यूटी है। अब अगर 40 अब रुपए निगरान पेट्रोल की कीमत में कमी हुकूमत हुई में है, अगर पेट्रोल की प्राइस नीचे आई है तो आप लोग ये क्लेम भी कर रहे हैं कि इसमें आपका हाथ और मियां साहब तो की नहीं आमद भी है ऐसे हो रहा तो क्या नहीं है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है नहीं, आपका क्या हाथ है इसमें? मैं गुजारिश करती हूँ, मुश्किल के बाद आसानी है, ये परवरदिगार की जात भी कहती है। और मुश्किल फैसले जो हमें करने पड़े, हमें पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी पड़ी, जो शौकत तरीन का आज भी वीडियो वो मैसेज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जिसमें वो उसने कहा कि हम वादा करके आए हैं कि पेट्रोलियम लेवी हमें 50 से 60 रुपए पे ले जानी है, जिसमें उसने कहा कि हमने बिजली का यूनिट जो है वो 36 रुपए से ऊपर लेके जाना है। तो ये तमाम वो वादे थे जो हमें पूरे करने पड़े। 170 अरब रुपए के टैक्स हमें लगाने पड़े, बिकॉज उनकी शर्त ये थी कि पहले ये करोगे तो हम आपको IMF का प्रोग्राम देंगे। जो श्रीलंका बनाने का प्रोग्राम था उसके सामने हमने डट के मुकाबला किया, हम उसके सामने खड़े हुए। और अल्लाह का करम यह है कि अब वो चूंकि ट्रैक पे आ गया है, प्रोग्राम जो है वो नवंबर तक है। उसके बाद नया प्रोग्राम जो है वो आई डोंट नो कोई इंटरिम सेट उसके ऊपर जो होगी, कोई बात होगी या नई हुकूमत जो है वो आने के बाद प्रोग्राम करेगी। लेकिन ये देखिए, ये अगर 16 महीने की जो है वो उसको आप एलिनेशन में देखना है और आपने 3.5 साल का मलबा भी हम पे गिराना है, तो फिर ये भी कंटिन्यूटी है ना। फिर इसको भी आप देखिए कि 50 रुपए लेवी करने के बाद, 60 रुपए करने के बाद अब मजीद टैक्सेस की गुंजाइश नहीं है, ना IMF का प्रेशर है। सो अब जो प्राइसेस है उसमें कमी होगी, और ये प्राइस और कम होती अगर ये इसराइल और फलस्तीन की जंग जो है ये ना शुरू होती। इसकी वजह से दोबारा एक स्पाइक जो है वो आनी शुरू हुई है पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर। तो इसलिए ये अगर आप हमें उस महंगाई का और उस तमाम राइज का अगर जिम्मेदार समझते हैं तो इस रिडक्शन का जिम्मेदार भी जो है वो इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए। बड़ी मेहरबानी उज़्मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें। सलमान गनी साहब, आप ये समझते हैं कि जो उज़्मा बुखारी साहबा कह रही थी और जिस तरह मरियम नवाज साहबा की मैंने बात की कि मतलब वो एक नज़म थी कि जो कुछ कर रहे हैं कुछ ना हो, यानी ये जो जिसके पास जहाँ से भी पैसा आया उसको ना पूछा जाए, इसको चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है। क्या इस तरह के चार्टर से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? देखिए भट्ट साहब, अगर आप दुनिया की मुआशी तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो जिन मुल्कों ने तरक्की की है, शुरू में उन्होंने सरमायाकारों को इसी तरह के इंसेंटिव दिए थे कि आप लाएं। सर, हमने कई दफा दिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखिए मियां नवाज शरीफ, मैं बताता हूँ, मैं आपको कुछ जो है ना वो NRO, जो माशी NRO है ना, सरमायादारों को जो इस मुल्क के अंदर दिए गए, चंद एक मैं गिनवाता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब ने सर 2 दफा दिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने दिया, फिर मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने 2 दफा दिया, यानी मियां साहब ने दिया, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने दिया, फिर जो उनके बाद आए, ठीक है, इंसाफ और पता नहीं लेकिन किसके मैं साथ थोड़ा सा उन्होंने आपको 2 बार पाकिस्तान की दिया। बात कर रहे हैं ना, मैं असल में बात करना चाह रहा हूँ जो हमारा, आपको पता है दुनिया भर में पाकिस्तानियों का एक रोल है दुनिया की तरक्की में। मसला अमेरिका में बड़े बड़े पाकिस्तानी हैं, वो घरों को वापस आना चाहते हैं। ये जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की है, दरअसल सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। आप ज़्यादा मेरे से भी बेहतर जानते हैं कि जब बाहर से बंदा यहाँ आता है वो बच्चों की शादियाँ भी यहाँ करना चाहते हैं, वो अपना कारोबार भी यहाँ करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो तहफ़्फ़ुज़ सरमायाकार को मिलना चाहिए था वो नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की इसी तनाज़र में किया है। बात यह कि हमारी अगर पॉलिसीज़ का रुख दुरुस्त हो और हमारे हुक्मरानों की नीयत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ चेयरमैन शहीद ने शुरू की थी। OIC दे अंदर यासर अरफात नू
एक सरकारी प्रोटोकॉल दिता गया और फलस्तीन दी हैसियत नू आलमी सतह ते उजागर किया। और फिर जदों बीबी शहीद वजीर आजम मुंतखब होए तो उन्होंने भी फलस्तीन का दौरा करके यह साबित किया कि पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम सिर्फ पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं और फलस्तीनिया का भी मुंतखब नुमाइंदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा फलस्तीन की आवाज रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजलूमा दी जमात है और मजलूमा दी आवाज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये थी ताज़ा तरीन। तो उनके दौर में हुई तो 4 गुना आपके दौर में हुई है। लेकिन मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ, ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ 1998 का। बिजली की कीमतें बढ़ रही थी। उस शख्स ने जब उसने देखा कि लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं तो 30% लेस किया है। तो लिहाजा एक होप है इसलिए कि पाकिस्तान की 5 साल में सारी जमातें हुकूमत पे रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, तो उनसे ज़रा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बैरिस्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहबा ने एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले के तहत यह है कि वो कहती हैं कि जो जिसके पास पैसा जहां से भी आया मत पूछें और उसको अपनी सरमायाकारी करने दें। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो कारोबारी हालात बेहतर होंगे और मईशत का पहिया चल जाएगा। ये जो सारी बात है ये मैंने की है, लेकिन पहली बात उनसे मनसूब है और वो ये है कि जिसके पास जहां से पैसा है उसको मत पूछें, 2-3 साल ऐसे चलने दें। आपके ख्याल में ये फार्मूला बेहतर है पाकिस्तान की इकॉनमी को दुरुस्त करने का? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा कोई ये पहली दफा ये फार्मूला नहीं आया या पहली दफा बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर बारहा ऐसा काम किया गया है और ये कोशिश की गई है कि ब्लैक मनी को किसी तरह लेके आया जाए इकोनॉमी के अंदर शामिल करके, जिससे आपकी इकोनॉमी जो बड़ी फ्रेजाइल हो चुकी है उसमें थोड़ी सी इसमें काम आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी एक फर्द की तरफ से और इवन डॉक्टर साहब इस वक्त एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी बात आएगी तो मैं उसे नहीं समझता कि उसे कोई भी किसी तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगी या आवाम उसके पीछे जाएंगे। हम लोग क्यों ये बात करते हैं जब मुश्किल में होते हैं तो हम कहते हैं आइए मसाके मैशत करें, आइए बैठें, आइए काम करें, और फिर हम बाद में जब हालात बनने लगते हैं या हमारी एस्टेब्लिशमेंट से पुट्टी जो है वो दोस्ती में बदलने लगती है तो फिर हम किसी एक फर्द को मसीहा बनाते हैं, एक फर्द को हम बताते हैं कि वो आ रहा है निजात दहिंदा बन के। मेरे ख्याल से यही वो नैरेटिव है जिसकी वजह से अवाम कंफ्यूज होते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज से जो चाहते हैं कि इस वक्त वो अवाम के लिए कोई ऐसा मिसाक करें, अवाम के लिए कोई ऐसी बात करें, अवाम के लिए ऐसी पॉलिसीज दें। अगर महज नारों के ऊपर पॉलिटिक्स चलेगी तो ठीक है, रोज कोई नया नारा दे देगा, ये कर दे वो कर दे। ये पहले भी हो चुका है, आप भी जानते हैं। मियां साहब के 2-3 अदवार में यही चीज उन्होंने की है। लेकिन ये एक पहलू तो हो सकता है, लेकिन इससे कहना कि आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये मामला नहीं है। इसके साथ साथ आपको बहुत सी चीजों को देखना पड़ेगा। वो एक पूरा मिसाके मईशत का एक फार्मूला है, वो मेरा ख्याल ये उसका एक छोटा सा पार्ट होगा, लेकिन अखबारात ने या चैनल्स ने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मियां नवाज शरीफ साहब की आमद है और 2-3 रोज रह गए हैं बस, आप भी लाहौर में रहने वाले हैं। आप लाहौर के अंदर मियां साहब की आमद के हवाले से जोश जज्बा देख रहे हैं? देखिए जी, मियां साहब का आना खुशाइंद है। जोश जज्बा चूंकि मियां साहब का बेस कैंप है, लाहौर ही इससे तो उन्होंने ताकत पाई है। लेकिन उसके बावजूद आप भी लाहौरी हैं, मैं भी, और आप जानते हैं कि पहले मियां साहब के जो हालात होते थे या मामलात होते थे या जिस तरह की गर्मजोशी का मुजाहरा होता था वो शायद इस दफा हमें देखने में नजर नहीं आ रहा है। मैं भी होता हूँ, आप मीनारे पाकिस्तान के करीब करीब तो नजर आ रहे हैं बैनर्स और कुछ,
लेकिन ग्राउंड में मैं नहीं देख आपको मैंने ये सवाल स्पेसिफिकली दो वजूहात की बना पे किया है। एक तो जाहिर है कि आप लाहौरी हैं और आपने ये बात खुद ही तस्लीम कर ली, और दूसरी वजह यह है कि आपकी पार्टी की जो लीडर थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनका एक तारीखी जलसा है 10 अप्रैल 1986 का। सारी सियासी जमातें उसको टारगेट रखकर अपना गोल सेट करने की कोशिश करती हैं कि हम उसको रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। उसके बाद फिर एक जलसा चेयरमैन पीटीआई ने किया था 30 अक्टूबर 2011 को। तो आपके ख्याल में मियां साहब जो हैं उनकी आमद के ऊपर कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है? रिकॉर्ड तो बट साहब मोहतरमा का जो 10 अप्रैल 1986 का जलसा और इस्तकबाल है, उसके हालात देखने के लिए एक डिक्टेटर था यहाँ पे, उसकी हुकूमत थी, और वो डिक्टेटर जिसने मोहतरमा के वालिद को, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पर लटकाया था, और एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी। मोहतरमा आई, हमें तो किसी शुजा पाशा की सपोर्ट हासिल, या हम तो किसी के साथ कोई गुफ्तगू करके नहीं आ रहे थे ना, कि हमें तो कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद, और उस वक्त लाहौर की आबादी कितनी, और उसके बावजूद एयरपोर्ट से लेके मीनार पाकिस्तान तक जो मंजर था, वो तो मेरे ख्याल से तारीख में दोहराया जाना नामुमकिन है। लेकिन आज की आबादी के मुताबिक तो उससे बहुत बड़ा इज्तिमा चाहिए था। लेकिन जो हालात देखने में आ रहे हैं, दूसरे देखिए पॉलिटिकल सूरत हाल को भी देखना चाहिए। मोहतरमा उस वक्त एक डिक्टेटर को चैलेंज कर रही थी, यहाँ पे 7 साल कैद काट के गई थी, मुश्किल तरीन हालात में बाप की फांसी देखी, भाई का लाश लेके आई, तो सारा चीजें देखी, माँ को बीमार देखा, कैंसर था, लेकिन वो अपने अवाम के साथ रिश्ते को उन्होंने पसे पुष्ट नहीं डाला या अपने नारे को नहीं भूली। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि मियाँ साहब पे जब मुश्किल आती है, मियाँ साहब सामना नहीं करते, मियाँ साहब समझौता। अच्छा, मियाँ साहब बाहर चले जाते हैं, आप जाहिर है पॉलिटिकल उनके मुखालिफ हैं, आप ये बात जरूर करेंगे, मुझे पता है इस बात का। लेकिन मैंने जो आपसे जो सवाल किया था मोहतरमा की वापसी और फिर लाहौर के अंदर अवाम का जो ठाठे मारता समंदर था, वो तारीख का हिस्सा है, उसको कोई जो है झुठला नहीं सकता। लेकिन मैं अब जो आज के हालात के मुकाबले में बात करूं, आज के हालात के हवाले से सॉरी, तो मियाँ साहब बाहर भी चले जाते हैं, मगर पंजाब के लोग उनसे प्यार करते हैं। आपकी लीडरशिप बाहर नहीं गई, जरदारी साहब नहीं गए, बिलावल साहब नहीं गए, लेकिन फिर भी सेंट्रल पंजाब में आपका कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। इसकी क्या वजह है? आप मियाँ साहब की आमद के बाद मुकाबला कर सकेंगे? नहीं, उसकी वजूहत ठीक है। तो मियाँ साहब मेड फॉर पंजाब हैं, स्पेशली उनका खमीर ऐसा है। हाँ, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी की वजह यह है कि हमें समाज को जगाना पड़ता है। अब हमें पंजाब में नहीं आने दिया जा रहा, या हम पंजाब को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, इस पर गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी को जो पंजाब में मिलना चाहिए था, उसकी कुर्बानियां, उसकी जदोजहद, उसका मंशूर, शायद वो नहीं मिला। जी बैरिस्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को काफी टाइम मिला है, लेकिन इसके बावजूद जो पंजाब के अंदर पार्टी की पोजीशन थी इस वक्त वो नहीं है, और मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद हालात आपके लिए मजीद पॉलिटिकली सख्त हो सकते हैं। सलमान अली साहब, आप इस बारे में मुझसे इत्तेफाक करते हैं? जी ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रगल करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की कौमी पार्टी थी, 2008 की हुकूमत के बाद वो सिंध तक महदूद हो गई, तो उस अमर का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए। 10 अप्रैल 1986 का हम जिक्र करते हैं, तो बेनज़ीर साहबा एक मुश्किल वक्त काटने के बाद पाकिस्तान के अंदर आई थी। क्या वजह है कि एक बड़ी पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी सिंध तक क्यों महदूद हुई? जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फैसले अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में बैठ के सोचो विचार से नहीं करेगी, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का यही अलविया है। साहब, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, और यही सवाल आपसे है कि मियाँ साहब के आने के बाद लग पता जाएगा, मियाँ जो आएगा ये अवाम को पता लगेगा या मियाँ साहब को पता लगेगा? नहीं नहीं, ये उनके मुखालफिन को, ये नारा तो मुखालफिन के लिए होता है यार। मियाँ जो आएगा तो लग पता जाएगा। मेरा ख्याल है कि मियाँ कुछ पॉलिसियाँ ऐसे लेके आएगा कि ये जो पीडीएम जो इनके साबिक इत्तेहादी थे उनको भी साथ मिला के चलेंगे, मेरा ख्याल है। और इंतकाम से थोड़ा सा जो कहते हैं इंतकाम की सियासत, मतलब मियाँ साहब जो हैं इस वक्त इंतकाम के साथ की सियासत की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि पाकिस्तान की सियासत की तरफ आएंगे और पाकिस्तान के कायद बनेंगे, सिर्फ एक सियासी जमात के कायद नहीं बनेंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।